देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जेट सॉल्वर पेपर 2007 की, क्योंकि सभी स्टूडेंटों को पता है अपन ने 2006 तक पेपर सोल्व कर लिया था। तो मैंने सभी विद्यार्थियों को सूचित भी कर दिया था कि आपको 2024 तक जितने भी जेट में क्वेश्चन पूछे हुए उन सभी को सोल्व करवा दिया जाएगा जब तक आपकी एग्जाम होगा उससे पहले आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखना बेटा। जैसे भी हो, जितना भी आपसे हो सके उससे ज़्यादा आप मेहनत करना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जेट 2007 के पेपर में, केंद्रीय बेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। ध्यान रखना, केंद्रीय यानी सेंट्रल शिप एंड वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, अविकानगर टोंक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर का। तो ध्यान रखना 2 नंबर है, तो अविकानगर टोंक होगा, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और भोपाल मध्य प्रदेश में आपको मैंने बताया था इंडियन इंस्टीट्यूट सॉइल साइंस भी है भोपाल मध्य प्रदेश में, और अपने इंजीनियरिंग जो है वो भी भोपाल मध्य प्रदेश में। आनंद गुजरात में मैंने बताया था। एनडीडीबी का मतलब होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात में, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सभी विद्यार्थियों को पता है। हिसार हरियाणा में अपना भैंस का है बेटा, सभी को पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है करनाल बंट नामक रोग किस फसल से संबंधित है। तो आपको ये करनाल बंट नामक रोग किस में क्रॉप में देखने को मिलेगा, मक्का, गेहूं, गन्ना, आलू। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 2 होगा। इसका राइट आंसर भी 2 ही होगा, गेहूं होगा। करनाल बंट जो रोग होता है, ध्यान रखना बेटा, आपको गेहूं की फसल जो है उसमें देखने को मिलता है, जिसे मित्रा के नाम से भी जाना जाता है बेटा। इसके बाद में है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। मैंने आपको 3 ही लाइन लिखाई थी और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाएगा कि तो प्रथम जो चरण है वो कब प्रारंभ हुआ और कहां तक एंड हो गया, सेकंड चरण और थर्ड चरण ये से पूछेगा। और ऑपरेशन फ्लड में आपको पूछेगा ये मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों ये चलाया गया था। तो आपको पता है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है बेटा, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना है। दूध जो है उसकी किसानों को एक सही आय प्राप्त, उनको सही आय देना और एक अच्छा उचित मूल्य किसान को प्राप्त हो, इसके उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है बेटा। इसका राइट आंसर होगा से। फिर इसके बाद में है दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाती है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन था तना, पत्ती, जड़ और फूल। तो आपको पता होना चाहिए दीमक जो होती है वो मुख्य रूप से जड़ को हानि पहुंचाती है, जड़ से संबंधित है बेटा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस होता है, वो काम में लिया जाता है। इसके बाद में अपना जो है फ्रूट प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन उठा है कि 10 केजी टमाटर के रस से टमाटर का केचप बनाना है। तो ध्यान रखना, बनाने के लिए चीनी की कितनी आवश्यकता होगी। तो ये मेथड में आएगा बेटा। तो ध्यान रखना 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। कितने ग्राम की, 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, निम्न में से कौन सी फसल बीजी मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। तो मैंने आपको 4 क्रॉप पढ़ाई है, तो बीजी मसालों के अंतर्गत जो आती है जीरा आती है, मेथी आती है, सौंफ आती है और धनिया आता है बेटा। तो इसमें मिर्च जो है वो बीजी मसालों के अंतर्गत नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा जो मिर्च होगा बेटा। मैंने आपको बताया था जीरा जो होता है उसमें एक तत्व पाया जाता है, क्यूमिनोल नामक तत्व पाया जाता है। और आपको ध्यान रखना, मिर्च जो होता है उसका लाल रंग जो होता है कैप्सेसिन के कारण होता है, सरफराज जो होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन रहेगा शुष्क क्षेत्र यानी ड्राई एरिया पूछ रहा है में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए। यानी आपको पता है बेर की तो शुष्क क्षेत्र में अपन खेती कर सकते हैं, खजूर की भी कर सकते हैं, अनार की भी कर सकते हैं, लेकिन चीकू की नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, बेर जो है उसका जो ओरिजिन जो पहले होता है, मैंने आपको बताया इंडो चाइना होता है या भारत होता है। खजूर जो होता है उसका जो होता है वो ध्यान रखना ईरान होता है, इराक होता है। और अनार होता है उसका ईरान होता है। और चीकू जो होता है उसका क्या होता है बेटा, उष्ण अमेरिका होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा अपना 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है यानी बायो फर्टिलाइजर है। अब आपको देखना है कि राइजोबियम दिख रहा है क्या, एजोबैक्टर दिख रहा है क्या, एजोस्पाइलम दिख रहा है क्या। तो ध्यान रखना वही राइट होंगे, क्योंकि वो जो होता है नीलरी सेवाल जो होता है वो चावल से संबंधित होता है। तो वो जो होते हैं वो एक बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो राइजोबियम कल्चर होगा, क्योंकि राइजोबियम जो कल्चर जो होता है वो ध्यान रखना एक बायो फर्टिलाइजर होता है। गोबर की खाद होती है वो मैन्युअल के अंतर्गत आती है, खाद के अंतर्गत आती है। ग्रीन जो खाद होती है वो भी मैन्युअल के अंतर्गत आती है। यूरिया जो होता है वो एक फर्टिलाइजर होता है जिसमें नाइट्रोजन जो परसेंटेज होती है 46% के आसपास होती है। हरी खाद जो होती है उसमें ध्यान रखना अपने एनपीके जो होता है 0.6, 0.2, 0.6% होता है। और गोबर की खाद होता है उसमें एनपीके जो होता है 0.5, 0.25, 0.5 मैंने आपको बताया था। तो ये भी ध्यान रखना बेटा। नमक के घोल की कितनी सांद्रता पर फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। मैंने आपको फ्रूट प्रिजर्वेशन समझाया था, उसमें आपको मैंने कैनिंग समझाया था। तो कैनिंग में आपको ध्यान रखना डिब्बाबंदी में अपन क्या ले रहा है बेटा, दो फलों की डिब्बाबंदी करने के लिए उसमें नमक का जो डाला जाता है कितना जो होता है, नमक का घोल सबसे पहले तो ब्राइन कहलाता है, आपको बता रखा है बेटा। तो उसमें कम से कम फलों में लिया जाता है, तो कम से कम लिया जाएगा बेटा। तो आपको ध्यान रखना 1 से 2% के आसपास ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो 1.8% इसका राइट आंसर होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 8, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा 1। इसके बाद में आता है 10वां क्वेश्चन, साधारणतया गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होगा। लगभग सेम ही होता है। तो ध्यान रखना 37 पॉइंट लगभग मैंने आपको 37.5 डिग्री सेल्सियस बताया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 37.6 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 होगा। इसके बाद में आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आलू की सुसुप्ता अवस्था तोड़ने का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो आलू की सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए जो होता है वो काम में लिया जाता है। ध्यान रखना जो थायो यूरिया जो होता है वो आलू की सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। थायो यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन जो परसेंटेज होती है वो लगभग देखा जाए तो 36.8% या 36.7% के आसपास आपको नाइट्रोजन परसेंटेज उसमें देखने को मिलती है। आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर इसने सीड रेट पूछी है। तो ध्यान रखना सीड रेट जो होगी वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। और इसमें कंद निर्माण के लिए मैंने आपको टेम्परेचर पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कंद निर्माण के लिए लगभग एवरेज देखा जाए तो लगभग जो होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, और एवरेज ही फिक्स दे दिया जाए तो लगभग 17 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास आपको देखने को टेम्परेचर मिल सकता है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है पूछा है बेटा। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में आपको ध्यान रखना है कि नहीं है पूछा है या हाँ पूछा है। तो आपको पता है गिल्टी रोग, थनेला रोग और ब्लैक वाट रोग ये सारे जो होते हैं वो जीवाणु जनित होते हैं। लेकिन खुरपका मुंहपका जो बीमारी जो होती है वो एक वायरस जनित बीमारी होती है। ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है खुरपका एफएमडी जो बीमारी जो होती है वो एक खुरपका मुंहपका बीमारी होती है जो एक वायरस जनित बीमारी होती है। इसमें क्या होता है जो मुंह जो होता है छाले, मुंह और जो पैर जो होता है उसमें छाले पड़ जाते हैं और जो पशु होता है उसको चलने में प्रॉब्लम होती है और पशु जो होता है पैरों को बार-बार पटकता है। इस प्रकार से इसकी सिम्पटम्स बताए तो कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें थाई यूरिया जो होता है वो काम में लिया जाता है या फिटकरी जो होती है वो काम में लिया जाता है। एफएमडी का पॉलीवैलेंट वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए दोस्तों, एक 18वां पोषक तत्व होता है निकेल, जो होता है उसकी जो खोज की थी ब्राउन तथा उसके साथियों ने की थी। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीशियम तो होता है बेटा, क्योंकि ये तो सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स होता है, द्वितीय के पोषक तत्व होते हैं सल्फर मैग्नीशियम। और ध्यान रखना तो सल्फर भी होगा, कॉपर जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन निकेल जो होता है वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन कम आवश्यकता होती है। ध्यान रखना निम्न में से देखा जाए तो कौन सी किस्म है जो गेहूं की नहीं है। तो आपको पता है कि राज 30 स्वतंत्र तो होती है, लोग एक भी होती है राज 37 स्वतंत्र ये भी होगी, लेकिन जीएनजी जो होती है वो एक चने की वैरायटी होती है। ध्यान रखना बेटा किसकी होती है, जीएनजी 663 जो होती है वो एक चने की वैरायटी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दे होगा। इसी के साथ अपन बात करते हैं फूल गोभी। 15वां जो क्वेश्चन होगा उसमें ध्यान रखना, 15वां जो क्वेश्चन होगा उसका भी आपको पता होना चाहिए। फूल गोभी में बुरापन रोग जो होता है, मैंने आपको बताया था ब्राउनिंग जो रोग होता है जिसे लाल चरण रोग भी कहते हैं, तो वो बोरोन की कमी से होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 नंबर का जो होगा वो राइट आंसर होगा बोरोन होगा। नाइट्रोजन जो होता है वो जो होता है पौधों की वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है, और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, क्योंकि इसमें दोनों आवेश लगे होते हैं, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक होता है। और इसकी फूल गोभी की ध्यान रखना, इसमें नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में कटनी रोग हो जाता है। मोलिब्डेनम जो होता है उसमें फूल गोभी की कमी से मोलिब्डेनम जो होता है उसमें फूल गोभी भी पटेल हो जाता है। और आपको मैंने सल्फर बता रखा है, तो जो
धान जो होता है उसमें सल्फर की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। सल्फर जो होता है तिलहनी जो फसलें होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है और तिलहनी फसलें होती है उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। देखिए दोस्तों 16वां जो क्वेश्चन जो होता है निम्न में से कौन सी बेल की किस्म नहीं है, तो ये पूछा है कि बेल की किस्म नहीं है, ऐसे नहीं पूछा कि बेल की किस्म है। बेल की किस्म होती तो ऑप्शन में भी आपको पता होना चाहिए। तो उमरान जो होती है मैंने आपको बता रखा है कि उमरान जो होती है वो एक पछेती किस्म होती है, सबसे ज्यादा जो बड़े जो फल जो होते हैं उमरान की होती है। मुंडिया जो होती है वो मध्य किस्म की होती है, ध्यान रखना। और गोला जो होती है वो अगेती किस्म होती है, और गोला जो होती है ध्यान रखना लोंडा सेंसिल किस्म होती है, ये भी आपको मैंने बता रखा है, गोला होती है। और इसके बाद में कृष्णा जो होती है वो एक आंवले की वैरायटी होती है, नरेंद्र आंवला 4 होती है, नरेंद्र आंवला 5 होती है, नरेंद्र आंवला 6 होती है, नरेंद्र आंवला 7 होती है, बसंती होती है, बलवंत होती है, ये वैरायटी जो होती है वो आंवले की वैरायटी होती है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। इसके बाद में 17 जो क्वेश्चन होता है गोदाती रोग यानी गोमोसिस जो रोग होता है वो किस फल से संबंधित है, आपको बता रखा है अच्छी तरह की। गोदाती जो होता है गोमोसिस जो होती है वो नींबू वर्गीय जो होती है उनसे संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2 होगा बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं गंवार पाठा। तो आपको मैंने गंवार पाठा जो है वो किसमें लिखा था ये अगर आपको पता है तो औषधीय जो वर्गीय जो होता है सफेद मूंगफली होती है, गंवार पाठा होता है, इसके बाद में सब गोल होती है, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो आपको मैंने एक औषधीय वर्गों के अंतर्गत बताई थी। तो ये औषधीय फसल है ना, तो चारे वाली फसल है। चारे वाली फसल पूछता है तो इनका बरसीम जही होती है। अनाज वाली पूछता है तो धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गया, चावल हो गया, ये सभी जो आती है अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखना बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं 19वां क्वेश्चन है सुरती कौन से पशु की नस्ल है। चिल्ला चिल्ला के आपको बता रखा है तो सुरती जो नस्ल जो होती है वो एक भैंस की नस्ल होती है। और अब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें घुमा के पूछ सकता है कि दराती आकार के सींग किसके होते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। सुरती जो नस्ल होती है उसके सींग जो होती है दराती आकार के होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा है रानी खेत जो बीमारी जो होती है, क्या पूछा बेटा, रानी खेत जो बीमारी जो होती है वो किससे संबंधित है, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता, ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको बता रखा है। फिर भी मैंने आपको जो भी क्लासेस ली है उसमें ये नहीं है कि आपको ऊपर से पढ़ाया गया, पूरी अच्छी तरह डिटेल से पढ़ाया गया। पेपर अगर आप अच्छी तरह कवर करते हो तो एक शानदार पेपर आपका निकलने वाला है। ऐसे नो टेंशन होकर जाना, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि अपन को एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, नो टेंशन। एग्रीकल्चर की तो 100% गारंटी लेता हूं कि आपको जब क्वेश्चन देखोगे पेपर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में मेरा एग्रीकल्चर का पेपर एक शानदार पेपर गया है। तो क्योंकि आपको परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कि आपको पेपर जो मैंने पहले देख रखे थे ये पेपर के हिसाब से मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया अपनी स्टडी के हिसाब से पढ़ाया। पेपर तो मैं आपका रिवाइज कराऊंगा क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि पेपर जो होते हैं वो वहां से क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आ सकते हैं, इसलिए आपको एक बार नजर मार के जानिए रानी की बीमारी किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना रानी की जो बीमारी होती है उसे न्यू कैसल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। मुर्गी जो होती है मुर्गी वर्गीय जो होती है उसकी डिजीज होती है वायरस जनित बीमारी होती है। आपको मैंने बता रखा था कि जो न्यू कैसल बीमारी के नाम से जानते हैं वायरस जनित बीमारी होती है। इसमें क्या होता है बेटा, जो मुर्गी जो होती है वो अपनी नाड़ को पीछे की तरफ करके रखती है और प्लस इसके बाद में ऊपर गर्दन करके हाँकती है बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं पेड़ी यानी रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है। आपको मैंने बताया कि रेटूनिंग जो होती है वो गन्ना और अपने जो बैंगन जो होता है उससे संबंधित होती है। रेटूनिंग का मतलब होता है एक बार अपने फसल ले लिया उसी से दोबारा फसल लेना, रेटूनिंग कहलाता है, उसको पेड़ी भी कहा जाता है। इसके बाद में 22वां नंबर का जो क्वेश्चन होता है दूध की शर्करा को क्या कहते हैं। तो दूध की जो शर्करा जो होती है उसको मैंने आपको बताया लैक्टोज कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सह होगा, लैक्टोज कहा जाता है। फलों की जो शर्करा जो होती है उसको फ्रक्टोज कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा सह। इसके बाद में क्वेश्चन आया है, देखिए दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। आपको मैंने शुरू में एनिमल वेंट्री स्टार्ट की थी तो ये दो इंस्टीट्यूट बताए थे, दोनों देखो 2007 का पेपर उसमें ऐसे कैसे दे दिया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है, तो एनडीआरआई कहां पे स्थित है, यानी एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। और करनाल जो आता है हरियाणा में आता है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और एनडीडीबी बोर्ड है जो आनंद गुजरात में, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा करनाल होगा। ध्यान रखना आईसीआर जो है वो नई दिल्ली में, लुधियाना पंजाब में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो लुधियाना पंजाब में। आपको इसके बाद में बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसलों में प्रयोग में लिया जाता है। आपको बता रखा है 2,4-D जो होता है वो दो रूप में पाया जाता है। तो 2,4-D का जो प्रयोग करता है गेहूं वाली जो फसल होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। 2,4-D जो होती है बेटा 20 ppm से कम काम में लेते हो तो एक हार्मोन्स का काम करती है, 20 ppm से अधिक काम में लेते हो तो ये हेर्बिसाइड जो होता है यानी खरपतवार नाशी जो होता है उसके रूप में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 25 नंबर का कि राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय है। आपको मैंने बता रखा है कि अंगूर जो होता है उसको लगाने का जो सर्वोत्तम समय होता है, ज्यादातर जो फ्रूट जो होता है वो जुलाई अगस्त में लगाए जाते हैं, वर्षाकालीन का जो समय होता है उसमें लगाया जाता है, लेकिन अंगूर जो होता है उसको जो लगाया जाता है वो जनवरी फरवरी के आसपास लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी फरवरी होगा बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं थार का रेगिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखना थार का रेगिस्तान कहा जाता है कि जो अपने क्या होता है बेटा, थार का रेगिस्तान कहा जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो राजस्थान में पूछता है तो ध्यान रखना अपने पश्चिम वाला जो क्षेत्र होता है वो आएगा, और अगर वैसे इंडिया आता है तो भारत आएगा, अफ्रीका अमेरिका भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो इसका राइट आंसर होगा भारत होगा। इसके बाद में पूछा है कि 100 kg सिंगल सुपर फास्फेट में कितना गीगा फास्फेट प्राप्त होता है। तो आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 100 kg दे दिया तो क्या होगा, नहीं बेटा 100 kg होता है उसी में अपने फास्फोरस पूछा है, इसका मतलब फास्फोरस वही होगा 16% जो होता है, यानी 16 kg जो होगा वो ध्यान रखना फास्फोरस होगा। सिंगल सुपर फास्फेट में मैंने आपको बताया सल्फर जो होता है 12.5% के आसपास होता है, फास्फोरस जो होता है वो जो होता है अपने लगभग फास्फोरस जो होता है वो 16% होता है, और कैल्शियम जो होता है 18.5% के आसपास होता है, और इसके बाद मैग्नीशियम आपको मैंने बताया 0.3% होता है। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है ध्यान रखना विश्व में सबसे पहले प्रयोग में लिया जाने वाला जो अपने फर्टिलाइजर जो था वो सिंगल सुपर फास्फेट ही था। कौन सा था बेटा, सिंगल सुपर फास्फेट ही था। और ध्यान रखना सिंगल सुपर जो फास्फेट जो होता है उसमें एक द्वितीय जो पोषक तत्व कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जो सभी जो उपस्थित होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से बताइए द्वितीय पोषक तत्व सभी में कौन सा फर्टिलाइजर है जिसमें द्वितीय पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना सिंगल सुपर फास्फेट होता है जिसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर भी होता है, द्वितीय पोषक तत्व होते हैं वो इसमें उपलब्ध होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा अपना 24वां नंबर 28वां नंबर है 28 है, पशुओं में रिंडरपेस्ट बीमारी किससे फैलती है। तो आपको मैंने सबसे पहले जो डिजीज दिखाई थी पशुओं में, तो रिंडरपेस्ट जो बीमारी जो होती है तो उसमें ध्यान रखना तो उसका जो राइट आंसर होगा एक वायरस जनित बीमारी होती है। एफएमडी जो बीमारी होती है वो भी एक वायरस जनित बीमारी होती है, दोनों ही बीमारी जो होती है जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसमें आपको देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु जनित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 29 का कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि दूध का उपकरण जो होता है वो काम में लेने के लिए इलेक्ट्रोमीटर जो होता है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा इलेक्ट्रोमीटर होगा। मैंने आपको जब इलेक्ट्रोमीटर समझाया था तो उसमें आपको बताया था कि जो इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 40 होती है, ना कि 1 से 40 होती है। उसका पैटर्न पढ़ने के लिए जो अर्धचंद्राकार जो होता है तो उसमें नीचे वाला जो तल जो होता है नीचे वाला जो तल जो होता है वो फटा जाता है। तो ध्यान रखना इसमें आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए भी मैंने एक सूत्र आपको बताया था 1 + CLR बटा 1000 बताया था। और आपको अगर सूत्र भी नहीं काम में लेना तो आपको तो एक ही पॉइंट काम में लिया जाता है, एक ही पॉइंट काम में लिया जाता है जिसमें आपको आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए इसका जो राइट आंसर है आपको करना है। अगर आपको 28 देता है तो भी उसमें आपको 1.028 ही करना है, अगर आपको 30 देता है तो 1.030 ही करना है। आपको मैंने जब क्लास ली थी तो आपको मैंने उसमें बताया था कि जो आपेक्षिक जो घनत्व होता है उसमें आपको ध्यान रखना आपेक्षिक घनत्व जो होता है गाय का जो आपेक्षिक जो घनत्व जो होता है वो 1.028 से 1.030 होता है, और जो भैंस होता है उसमें 1.030 से 1.032 होता है, सेपरेटा जो होता है उसमें 1.034 से 1.037 होता है, और जो वसा जो होता है उसमें जो होता है 1.040 से 1.080 होता है, और वसा जो होता है उसका नहीं बेटा खीस जो होता है उसका 1.040 से 1.080 होता है, और वसा जो होता है उसका 0.93 होता है। इसी के बाद में अपन बात करते हैं इनमें से कौन सी किस्म स्वीट ऑरेंज की है। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर का होगा।
राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन सी जिले में पाई जाती है? तो राठी जो गाय जो होती है वो एक गाय की नस्ल होती है और बीकानेर में आपको देखने को मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ध्यान रखना, ये आपको डाटा देख के जाना है। तो ध्यान रखना, आपको ये डाटा देख के जाना है कि आईसीआर जो है उसके महानिदेशक कौन है, डीजी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको करंट डाटा बताया था, एमएल जाट है, मांगीलाल जो जाट है वो ध्यान रखना वर्तमान में वो है, और 2006 के पेपर के हिसाब से तो ये थे। ठीक है बेटा, इसका जो राइट आंसर होगा वो डाटे के हिसाब से होगा, न्यू डाटा आएगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सी फसल में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति की आवश्यकता होती है? टमाटर, आलू, गेहूं, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा आलू होगा, क्योंकि आलू जो होता है उसमें ड्रिप जो इरिगेशन जो होता है इजराइल से विकसित की गई थी, और जो फलदार जो सब्जियां जो होती है उनमें सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो ड्रिप इरिगेशन ही काम में लिया जाता है। इसके बाद में राइट आंसर जो देखा जाए तो अपनी इसका राइट आंसर होगा 2। 34 जो है उसमें देखा जाए तो आरजीसी 936 की फसल की किस्म है, तो ये गंवार की किस्म है, ध्यान रखना बेटा। और अरंडी और सरसों में भी ध्यान रखना, एक बहुत ही मोस्ट वैरायटी आपको मैंने बता रखी है। अरुणा होती है, वरुणा होती है। वरुणा है तो सरसों की होती है, और अरुणा है तो दिख जाए तो अरंडी की होती है। लौकी की प्रति हेक्टर इसने उपज पूछी है, ना कि सीड रेट पूछी है, तो उपज जो होगी 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर होगी। इसके बाद में आम में प्रोपगेशन पूछा है, तो आम जो होता है उसमें प्रोपगेशन जो होता है ग्राफ्टिंग होता है, इनार्चिंग होता है, कलिकाइन होता है, एयर लेयरिंग के द्वारा होता है, एयर लेयरिंग के द्वारा होता है। तो इसमें देखा जाए तो अपने आम जो होता है उसमें प्रोपगेशन की बात की जाए तो उसमें ग्राफ्टिंग होता है, इनार्चिंग होता है और कलिकाइन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्राफ्टिंग होगा बेटा। इनार्चिंग जो होता है दक्षिणी जो भारत होता है उसमें प्रोपगेशन जो किया जाता है, हमें इनार्चिंग काम में ली जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा, ग्राफ्टिंग से की जाती है। अगर आपको पूछता है कि एयर लेयरिंग जो होता है वो किसमें होता है, तो नींबू जो वर्गीय जो होता है, तो नींबू जो होता है उसमें देखा जाए तो उसमें प्रोपगेशन जो होता है बीज के द्वारा होता है, और वैसे भी देखा जाए तो अगर आपको सीड नहीं देता है तो उसमें एयर लेयरिंग आएगा बेटा। तो ध्यान रखना, उसमें आपको दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें आपको ध्यान रखना एक तो सीड भी देखना है और एयर लेयरिंग भी देखना है। तो बीज देता है तो पहले बीज होगा बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं वे कौन सा जबर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम होता है। तो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रखा है, तो इस पॉइंट पे सभी स्टूडेंट हंसना मत बेटा कि चिल्ला चिल्ला के बता रखा है। तो आप भी जानते हो कि मैंने जिस पॉइंट पे जो दिया है वही क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो जो मिल्क फीवर जो होता है, यानी आपको इसमें शरीर का जो तापमान होता है उससे भी सामान्य कम तापमान हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मिल्क फीवर, जो एक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो होती है वो आपको ध्यान रखना, जो पशु जो दूध ज्यादा देता है उनमें आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में 38 क्वेश्चन जो होता है इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया, 37 का मिल्क फीवर होगा। कितनी उम्र की बकरियों से सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है? तो अच्छा जो मांस जो प्राप्त होता है, जो बकरी जो होती है उसकी 6 से 12 जो माह की जो बकरी होती है उसका मांस जो होता है वो अच्छा होता है। आपको मैंने बता रखा है कि मांस जो होता है, बकरी का मांस जो होता है चिकन कहलाता है, और भेड़ का मांस होता है मटन कहलाता है, और गाय का जो मांस होता है बीफ कहलाता है, भैंस का मांस बकन कहलाता है, सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में मिर्च जो है उसकी प्रति हेक्टर सीड रेट पूछा है, तो मैंने आपको मिर्च जो है उसकी सीड रेट लिखा रखी है, तो इसकी सीड रेट होगी 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टर होगी। 40वां जो क्वेश्चन पूछा है वो यंत्रों से अपने क्या होता है पूछा हुआ है कि जो उपकरण जो होते हैं वो काम में लिया जाता है, जो मापने के लिए वायु की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो एनीमोमीटर जो होता है उसका राइट आंसर होगा वायु की गति मापने के लिए। अल्टीमीटर जो होता है वो आपको मैंने लिखा रखा है, जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपको ये ऊंचाइयों को मापने के लिए काम लेता है। बैरोमीटर होता है वायु दाब ज्ञात करने के लिए काम लेता है। विंड जो वेन जो होता है वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार ध्यान रखना, ये अपने 2007 का पेपर जो है वो सोल्व हो चुका है। कल इसी टाइम आपको 2008 का पेपर देखने को मिलेगा। सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है कि ये पेपर जो है सभी एक बार सोल्व करके जाए। आप ही के लिए ये एक अच्छी क्लासे है, और इनको अगर जो स्टूडेंट नहीं देके जाता है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि पेपर क्या पूछना चाह रहा है और अपन को क्या जवाब देना है। तो ये प्रैक्टिस पेपर है जो आपको दिए जा रहे हैं। 2024 तक आपको पूरे कंप्लीट हो, आपकी जब तक पेपर होगा 27 तारीख से पहले कंप्लीट पेपर आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। इसी के साथ ध्यान रखना, स्टडी जारी रखो, और जिस दिन आपका पेपर हो जाए उसके बाद में 10 दिन तक लगातार इतना सोना कि घरवाले भी देखे कि इस बच्चे के क्या हो गया, पेपर सही हुआ है या गलत हुआ है, वो भी कंफ्यूज में हो जाए। लेकिन गलत होने के बाद में सोना मत बेटा, सही हो तो ही सोना है। ओके दोस्तों, गुड नाइट, बाय।